हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नो हाउ। और इस चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सैलरी का इनकम होता है। ठीक है, अगर वो 8 लाख रुपए है या 9 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, तो आप किस प्रकार से उसमें डिडक्शन लेंगे या कैसे एचआरए को क्लेम करेंगे, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन के आएगी वो जीरो हो जाएगी। अगर आप ये अपने एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करोगे तो वो आपका टीडीएस भी नहीं काटेंगे, बट आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो उसी चीज़ को समझेंगे और कैसे हम एटीसी में इन्वेस्ट करें ताकि हमें पूरा 1,50,000 का डिडक्शन मिले और ज़्यादा लॉक इन पीरियड में भी ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैनल में वेलकम से, और उसके बाद ये हमारा टॉपिक है और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं, ये पूरे हमारी सैलरी है 8 लाख रुपए, आप जैसे देख सकते हो। उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है 50,000 का वो कंसीडर किया है। हमारा प्रोफेशनल टैक्स करता है 2500 रुपये, उसको भी माइनस कर दिया है। फिर हमारा एचआरए, देखो जब आपका एचआरए 8,000 रुपये से कम होता है, 8300 रुपीज़ से कम होता है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक रिसिप्ट देनी होती है। ठीक है, बट अगर आपका रेंट 8300 रुपीज़ से ऊपर है, उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना होता है। ठीक है, फोर्थ चीज़ है एलटीए। ये अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं एज परक्विजिट। ठीक है, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, 6,01,500 रुपये। ठीक है, फिर हम डिडक्शंस लेते हैं, डिडक्शंस ऑफ एटीसी। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो पीपीएफ में, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में, ईएलएसएस में, फिक्स्ड डिपॉजिट में और पोस्ट ऑफिस के सर्टिफिकेट्स में भी, और एक लिंक्ड ऐप होती है उसमें भी कर सकते हो। तो वहाँ आप इन्वेस्ट करते हो टोटल 1,50,000 रुपये, तो आप डायरेक्ट डिडक्शन ले सकते हो एटीसी में। ठीक है, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो हमारी सैलरी कितनी बच जाती है, हमारी सैलरी बच जाती है 5,51,500। ये हमारी सैलरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये हमारी सैलरी बन जाती है 4,51,500। ठीक है, और उसके बाद हम अगर डिडक्शंस लेते हैं एडीडी में 55,000 का, ठीक है, 5,000 रुपये कैश एक्सपेंस के और 50,000 रुपये अगर आप किसी की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो हमारी सैलरी हो जाती है 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपीज़ भी है तो भी आप अच्छा खासा डिडक्शंस ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ है तो भी आप, अगर आपका एचआरए बढ़ा के आप अपना रेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप हायर एचआरए क्लेम कर सकते हो और हायर एलटीए भी क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सैलरी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाती है, 0 रुपीज़। ठीक है, तो और अगर आपका टीडीएस कट चुका है वो भी रिफंड आ जाता है। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस इज लेस देन 500, तो आपका जितना भी टीडीएस कटा है वो आपका रिफंड आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ध्यान नहीं होता, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और अपना टैक्स को रिबेट को क्लेम करिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जो 6 नए तरीके हैं आप एटीसी में कैसे इन्वेस्ट करें वाइजली, तो आपको ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न मिले, और आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले और इनकम टैक्स की जो रेट है वो कम लगे। सो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है वो मिलती है 6 to 7%। उसके बाद आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है, और आप 7 साल की सर्विस के बाद इसमें से 50% कुछ क्लेम कर सकते हो और बाकी 50% आप अलग अलग रीजन्स की वजह से उठा सकते हो। थर्ड चीज़ है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स, या आपकी जब तक सर्विस है तब तक, या आप किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास जा रहे हो तो उस टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद होता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 60 साल का, जब तक आप 60 साल तक पहुंच जाते हो तब तक का। सॉरी, उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये आपके पोस्ट ऑफिस के पास खुलते हैं और इसके अंदर रेट भी 6 to 7% होती है, और बट इसका इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, और इसका लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स। फिर होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अगर ये लेते हैं और आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा और आपको 180C के डिडक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हो। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, एक ईएलएसएस होता है, एक सेविंग फंड्स होता है म्यूचुअल फंड्स में, उनमें इन्वेस्ट करोगे, बट वहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का रहेगा, बट गारंटी नहीं रहेगी रिटर्न्स की। रिटर्न्स जैसे जैसे शेयर मार्केट जाता है उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, बिकॉज
इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उधर रिस्क भी ज़्यादा रहती है, रिटर्न्स भी ज़्यादा रहता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ ELSS में डालने का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है और रिटर्न 13 to 14% रहता है मिनिमम, मैक्सिमम। और उसके अंदर आप अगर अपनी टैक्स की रेट घटाएंगे 30%, तो भी आपके बाद अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट रहेगा। सो मैं वो प्रेफर करता हूँ। सो ये था एक प्रेजेंटेशन कि आप अपनी इनकम को कैसे डिडक्शन को क्लेम करें, किस प्रकार से आप उसको प्लान करें कि आपको कम से कम टैक्स भरना पड़े या भरना ही ना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है रिटर्न भरने में इंडिविजुअल के, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच अगेन।